यू रिमेम्बर द लास्ट लेक्चर जहां हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने बताया था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस पढ़े थे, लाइक आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, साइक्लिक। ये सब डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े थे कि इस टाइप के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, बट यही सिर्फ होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के, उसके कैरी करने के, देयर कैन बी मल्टीपल वेज। दो मैनर की बात की थी हम लोगों ने लास्ट टाइम। एक बोला था रिवर्सिबल मैनर हो सकता है कैरी करने के लिए, एक हो सकता है इरिवर्सिबल मैनर। तो लास्ट क्लास में इफ यू रिमेम्बर, रिवर्सिबल मैनर में क्या क्या होता है व्हेन यू आर कैरिंग द प्रोसेस इन रिवर्सिबल मैनर, व्हाट आर द पॉइंट्स, वो हम लोगों ने लिखे थे। इफ यू रिमेम्बर 5 पॉइंट्स वर देयर। उसकी डिटेलिंग करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की जब हम लोग रिवर्सिबल वे में कैरी करते हैं तो क्या क्या करते हैं। तो दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग आगे इरिवर्सिबल मैनर की बात करेंगे, ठीक है। तो आज एग्जांपल्स देखेंगे और उसके थ्रू हम लोग बात करेंगे कि जो 5 पॉइंट्स थे वो कैसे कवर होते हैं व्हेन यू आर कैरिंग अ प्रोसेस इन रिवर्सिबल मैनर। तो सबसे पहले एग्जांपल देखो। मान लो कोई कंटेनर के अंदर, यू आर हैविंग अ कंटेनर जिसके अंदर एक गैस रखी हुई है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा, ठीक है। और पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, दिस इज अ मूवेबल पिस्टन। नाउ इट विल डिपेंड ऑन द प्रेशर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये पिस्टन नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। नॉट टेल मी, अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ पिस्टन किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। तो इट विल गो अप। अगर अंदर का प्रेशर कम हुआ तो पिस्टन नीचे आएगा, है ना। दैट मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, कंप्रेशन का मतलब पिस्टन का नीचे जाना, दैट मीन्स इसका मतलब है कि बाहर का प्रेशर ज्यादा रहा था। अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है, तो उसमें अंदर का प्रेशर ज्यादा। वेरी गुड। नाउ इसका मतलब है अगर हम लोग इसी कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन को रिवर्सिबली कैरी कर रहे हैं उसका मतलब क्या, इरिवर्सिबली कैरी कर रहे हैं उसका मतलब क्या, एंड देन विल बी कवरिंग ऑल दोस 5 पॉइंट्स कि वो कवर हो रहे हैं कि नहीं इफ यू आर कैरिंग द प्रोसेस इन रिवर्सिबल मैनर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिवर्सिबल कंप्रेशन और एक्सपेंशन। सो अगर हम लोग प्रोसेस रिवर्सिबल मैनर में कैरी कर रहे हैं तो इसका मतलब इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने 5 पॉइंट जो डिस्कस किए थे उन सबको देखो जरा। पहला पॉइंट था कि पहली बात, हमेशा एक ड्राइविंग फोर्स होगा, एक अपोजिंग फोर्स होगा। ड्राइविंग फोर्स इज सपोर्टिंग द प्रोसेस, अपोजिंग फोर्स इज ऑब्वियसली अपोजिंग द प्रोसेस, है ना। सो अगर हम लोग कंप्रेशन एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स कौन से हो सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हुआ तो कंप्रेशन होगा और एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स द ड्राइविंग फोर्स, इंटरनल प्रेशर बिकम्स द अपोजिंग, ठीक है। तो दैट्स वन थिंग। अब उसमें से अब हम लोगों ने बात की है कि ये जो डिफरेंस होना चाहिए वो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होना चाहिए इफ यू आर कैरिंग द प्रोसेस रिवर्सिबली। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है, अंदर का प्रेशर 1 atm है, बाहर का प्रेशर पी एक्सटर्नल जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज ग्रेटर देन 1 atm, ठीक है। तभी जाके कंप्रेशन होता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्रेशन तो इसका मतलब है पी एक्सटर्नल शुड बी ग्रेटर देन पी इंटरनल, है ना। शुड बी ग्रेटर देन पी इंटरनल। पी इंटरनल को मैं पी बोल रहा हूँ क्योंकि सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम के लिए जो भी डिफाइन करूंगा उसको सिंपली पी, इसके टेम्परेचर को टी बोलूंगा। नाउ कंप्रेशन चाहिए तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए इंटरनल प्रेशर से। तो अगर अगर अंदर का प्रेशर 1 atm है तो बाहर का प्रेशर 1 atm से ज्यादा होना चाहिए। अगर रिवर्सिबल मैनर में इस प्रोसेस को कैरी करना है तो बताओ मेरे को कि यहाँ पे रिवर्सिबल रखना है तो 1 से कितना ज्यादा,
नहीं, P should not be more than P external. बाहर का प्रेशर इज P external, that should be more than this 1 atm, है ना? क्या मैंने बोला? पहली बात कंप्रेशन, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम, तभी जाके कंप्रेशन होगा। अगर मैंने बोला अंदर का प्रेशर 1 atm है, तो बाहर का कितना होना चाहिए? 1 atm से ज्यादा होना चाहिए ना। अब 1 atm से ज्यादा दो तरीके का हो सकता है, 1 से बिल्कुल जरा सा ज्यादा, या फिर 1 से फाइनाइट अमाउंट ज्यादा, है ना? तो दो तरीके होते हैं। तो जब भी हम लोग बात करेंगे रिवर्सिबल, तो बाहर का प्रेशर अंदर से ज्यादा होना चाहिए, बट दैट डिफरेंस शुड बी ओनली इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। मतलब बाहर का प्रेशर कुछ 1.0000000 ऐसा कुछ रख के, ऐसा रख दिया मैंने। ये प्रैक्टिकल वे, परफेक्टली में तो इट विल बी द डिफरेंस विल बी टेंडिंग टू जीरो, है ना? बट प्रैक्टिकली मैंने बोला ठीक है इतना कर दिया, तो ये भी बहुत कम का डिफरेंस है। सो प्रैक्टिकली रिवर्सिबल मैनर में कैरी करने का मतलब है, अगर अंदर का 1 है तो बाहर का 1.000000001 जैसा कुछ आना चाहिए प्रेशर। अगर इतना रखा है तुमने, और फिर इसको आगे अगर तुमने इसी को छोड़ दिया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और प्रोसेस रुक जाएगा। बट मान लो मुझे अंदर के प्रेशर को 1 atm से आगे बढ़ा के 2 atm तक लेकर, और उसको रिवर्सिबल मैनर में कैरी करना है, क्या करूंगा मैं? थोड़ी देर के बाद जैसे ये इसको अप्रोच करने वाला रहेगा इस प्रेशर को, मैं क्या करूंगा, यहाँ अंदर का प्रेशर जैसे ही 1.00 ऐसा कुछ होने वाला रहेगा, उस ठीक उसी टाइम पे मैं इसको ऐसा, विल द कंप्रेशन बी कंटिन्यूड? हाँ, तो इसका मतलब है, अब देखो अंदर का प्रेशर बढ़ भी गया, एंड बट कंप्रेशन इज स्टिल कंटिन्यू। यही करते 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 मेरी मर्जी, मैं इसको कहीं तक लेकर जा सकता हूँ। हो सकता है एट अ टाइम इट विल हैव प्रेशर 280, ठीक है? ये जो तरीका है कैरी करने का, इस तरीके में मैंने, देखो यहाँ इसका अंदर का प्रेशर 1 से 2 रखा है, पहुंचा दिया। लेकिन इसके लिए अगर मुझे रिवर्सिबल मैनर में कैरी करना है, तो मैं इसको बाहर के प्रेशर को कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली इससे डीपी अमाउंट ज्यादा रखते हुए बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? इसको बोलते हैं रिवर्सिबल मैनर ऑफ कैरिंग दिस कंप्रेशन। इरिवर्सिबल करना होता सिंपली बाहर का 2 करके छोड़ दो, है ना? सिंपली मैं बाहर का 2 करके छोड़ देता, तो भी 1 वाला क्या होता, बाहर का 2 अंदर का 1 धीरे धीरे कंप्रेस करता जाता, और तब तक कंप्रेस करता जब तक कि अंदर का भी प्रेशर 2 atm नहीं हो जाता, है ना? But that will be called irreversible compression. If you want to carry reversible compression, तो को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके you are getting reversible compression. Clear है point? कि जैसे जैसे अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, बाहर का प्रेशर भी उससे जरा सा बढ़ाते बढ़ाते जाना पड़ेगा, ताकि ये कंप्रेशन कंटिन्यूड रहे, एंड इट शुड बी इन रिवर्सिबल मैनर, ठीक है? तो ऐसा करते हुए जब हम लोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल कंप्रेशन। उसी तरह से एक्सपेंशन की बात अगर की जाती है, मान लो इसी में मुझे एक्सपेंशन कैरी, एक्सपेंशन का मतलब है पी इंटरनल, जिसको मैं पी बोल रहा हूँ, दैट शुड बी ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल। और मान लो एक्सपेंशन में मुझे अंदर का प्रेशर 1 से 0.5 लेकर, इट इज लाइक मैंने स्टार्ट किया, अंदर का प्रेशर 1 atm, और मुझे इसको 1 से 0.5 लेकर करना है, मतलब अल्टीमेटली इट शुड बी कमिंग लाइक दिस वन, जहां पर इसका प्रेशर 0.5 atm। कैसे करेंगे? पहली बात तो एक्सपेंशन कैरी करने का मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बाहर का कम होना चाहिए। अगर मुझे रिवर्सिबल वे में करना है तो क्या करूंगा? हाँ, वेरी गुड। तो डिफरेंस शुड बी इनफाइनेटली स्मॉल, मतलब बाहर का प्रेशर यहाँ मुझे रखना पड़ेगा 0.99999 ऐसा कुछ, है ना? ठीक है, तो ऐसा रख के मैं चलूंगा तो डेफिनेटली बाहर का प्रेशर कम है तो एक्सपेंशन होगा। बट धीरे धीरे क्या करेंगे इसको, जैसे ही ये उस वैल्यू को अचीव करने की कोशिश करेगा, ये मान लो 0.9999999 ऐसा होने लगेगा,
उसी समय मैं इसको 0.99999998 कर दूं, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा, ये एक्सपेंशन का प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा एंड इसका प्रेशर भी कम होता रहेगा एंड अल्टीमेटली में लीड टू फाइनली दिस, है ना। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन which is practically carried out in reversible manner. Is it okay? Any doubt in this part? चलो अब एक एक करके जो पांचों पॉइंट देखे तो उन पांचों पॉइंट को रिपीट करते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट को समझते हैं यहाँ पे, जो जो हम लोगों ने बोला था वो वैलिड दिख रहा है कि नहीं। पहली बात, हर बार पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल के बीच का डिफरेंस इज इनफाइनेटली स्मॉल, है ना। प्रैक्टिकली बोले तो बहुत स्मॉल है, बट थ्योरेटिकली बोले तो बहुत स्मॉल डिफरेंस, इनफाइनेटली स्मॉल वी शुड कैरी, है ना। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोला था, बोला था कि प्रोसेस जो होने वाला है वो एक्सेसिवली स्लो होने वाला है। ऑब्वियसली अगर डिफरेंस बहुत कम है, ना के बराबर है, तो प्रोसेस बहुत ही स्लो होने वाला है ना, इसलिए इसको क्वाजी स्टैटिक वर्ड बोला था ना। क्लियर है पॉइंट? क्लियर ना? सेकेंड पॉइंट, दिस प्रोसेस विल बी एक्सट्रीमली स्लो, है ना। ना तीसरा, तीसरा हम लोगों ने बोला था इट इज गोइंग टू टेक इनफाइनाइट स्टेप एंड इनफाइनाइट टाइम। ऑब्वियसली जब थ्योरेटिकली तुम जाओगे जहां पर डिफरेंस इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, is tending to zero, then it will be taking infinite steps. अभी देखो बहुत सारे स्टेप्स दिख रहे हैं। थ्योरेटिकली अगर हम लोगों ने डिफरेंस को टेंडिंग टू जीरो कर दिया है तो इट विल बी टेकिंग इनफाइनाइट स्टेप्स एंड इनफाइनाइट टाइम, है ना। अभी देखो ना बहुत सारे स्टेप्स दिख रहे हैं ना कि बहुत सारे स्टेप्स लगने वाले हैं। तो अगर हम लोग थ्योरेटिकली जाए जहां पर डिफरेंस इज टेंडिंग टू जीरो, तो वहां पर वही बहुत जो है वो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड डेफिनेटली इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम थ्योरेटिकली। practically it will be taking a very long time and it will be taking a very large number of steps, है ना। so that was the third. चौथा पॉइंट क्या था, सिस्टम सराउंडिंग प्रैक्टिकली हर बार इक्विलिब्रियम में दिख रहा है ना, डिफरेंस इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल डिफरेंस। अगर थ्योरेटिकली अगर जाएंगे तो नेग्लिजिबल डिफरेंस होना चाहिए। तो जितना बाहर का प्रेशर उतना ही अंदर का प्रेशर, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट थ्योरेटिकली सेम, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हर स्टेज में ये इक्विलिब्रियम में ही है। इज इट ओके? फोर्थ पॉइंट। चलो तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। और पांचवा मैंने बोला था कि किसी भी टाइम पे, क्या बोला मैंने, चौथा पॉइंट क्या बोला मैंने कि अभी किसी भी स्टेज में देखो अंदर और प्रेशर, बाहर के प्रेशर का डिफरेंस जो है दैट इज नेग्लिजिबल, है ना। अगर वो नेग्लिजिबल है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जितना प्रेशर अंदर उतना ही प्रेशर बाहर, तो इसका मतलब वो प्रैक्टिकली इक्विलिब्रियम में दिखेगा, है ना। और पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से इसका नाम रिवर्सिबल पड़ा है, वो ये है कि इसी मूवमेंट में मान लो मैंने इसको जरा सा बढ़ा के और 0.99999999 कर दिया सिर्फ, ये क्या हो जाएगा, ये कंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एक्सपेंशन हो रहा था वो कंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे देखो, इसको जरा सा कम करके मैंने 0.9999999999 ऐसा कर दिया, तो ये प्रोसेस जो कंप्रेशन का हो रहा था वो एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो गया ना। सो दैट्स व्हाई एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस you can reverse the process exactly by decreasing the driving force or increasing the opposing force by just an infinitesimally small amount. Is it okay? चलो ना, अब ऐसा हो जाने के बाद अभी जब सारे पॉइंट समझ में आ गए, तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इस प्रोसेस को अगर हम लोग समराइज करें, ठीक है। हाँ, एंड में तुम्हारी मर्जी है ना, तुमको प्रोसेस रोकना है तो तुम टू पे लाके रोक दो, है ना। जिस मोमेंट पे तुमको एंड करना है वहां अंदर का टू है तो बाहर का भी टू रखना है ना। ओके, चलो ना। अच्छा, यहाँ पर भी मान लो 0.5 पे लाना है, तो अल्टीमेट फाइनल स्टेज जो वहां 0.5 पे लेके आओ ताकि इक्विलिब्रियम पे रहे। आगे बढ़ोगे तो फिर से प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। तो एंड में इसको वापस इक्विलिब्रियम पे लाना है। स्टार्ट में जब तुमने प्रोसेस स्टार्ट किया उससे पहले भी इक्विलिब्रियम पे था, लेकिन साथ ही साथ एट एवरी इंटरमीडिएट स्टेज ऑल्सो इट इज एट इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। क्लियर है पॉइंट? तो नाउ इसको समराइज कर लेते हैं। ये जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन का प्रोसेस जो है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मैं समरी जो दे रहा हूँ वो ध्यान से। तो जब भी हम लोग रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन की बात करेंगे, तो वहां पे
इसको कैसे समराइज करेंगे? इफ यू आर हैविंग प्रोसेस, दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो कंप्रेशन है या तो वो एक्सपेंशन। तो अगर हमारे पास इसका कंडीशन क्या हो, कंप्रेशन का मतलब है पी एक्सटर्नल शुड बी ग्रेटर देन पी इंटरनल। अच्छा, यहाँ मैंने पी एक्सटर्नल लिखा है, पी इंटरनल लिखा है। नोट्स में लिखने के बाद कुछ टाइम के बाद बच्चे आते हैं, सर एक्सटर्नल का मतलब क्या, पी इंटरनल का मतलब क्या? क्या रखना, ये नीचे सबस्क्रिप्ट में, ठीक है? उसको ध्यान से रखना, ये मैंने पी एक्सटर्नल पी इंटरनल लिखा है। तो एक्सटर्नल ज्यादा तो कंप्रेशन होगा, और एक्सटर्नल कम रहा, इंटरनल ज्यादा, तो वो कम एक्सपेंशन। नाउ इसमें अगर मैं ड्राइविंग फोर्स की बात करूं और अपोजिंग फोर्स की बात करूं, तो ड्राइविंग फोर्स कंप्रेशन के टाइम पे पी एक्सटर्नल है ना, और अपोजिंग फोर्स जो है वो पी इंटरनल। वेरी, जिन लोगों को समझ में आ रहा है लगातार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वेरी गुड, योर अंडरस्टैंडिंग है। जिन लोगों को समझ में नहीं आए, आराम से पूछ लेने का, कोई दिक्कत नहीं। इट इज अ कंसेप्चुअल चैप्टर इनिशियली एंड देन इट विल बिकम न्यूमेरिकल टोटली, ठीक है? लेकिन स्टार्ट के कंसेप्ट अगर लूज हो गए ना, तो वो न्यूमेरिकल में तुम्हारा स्ट्रगल जारी रहेगा इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दीज थिंग्स वेल, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट पे थोड़ा काम कर लेते हैं। देखोगे आज ही के लेक्चर के एंड में न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी एंट्री होगी, नेक्स्ट लेक्चर से पूरी तरह से वो न्यूमेरिकल, ठीक है? तो नाउ एक्सपेंशन के टाइम पे, अब एक्सपेंशन का मतलब है अंदर से ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स इज द पी इंटरनल एंड अपोजिंग फोर्स इज द पी एक्सटर्नल। ना, अब इसमें कंडीशन क्या है, इसको मैंने अगर पी बोला होता है, क्योंकि सिस्टम की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं उसके हिसाब से एक्सटर्नल डिसाइड करते हैं। इसको अगर मैंने पी बोला होता है, तो अगर मैं रिवर्सिबल कंप्रेशन में जाता हूं, तो एक्सटर्नल प्रेशर को ज्यादा होना होगा, बट दैट डिफरेंस शुड बी टेंडिंग टू जीरो, है ना? so that's why this will be p plus dp होना चाहिए, where dp should be tending to zero, ओके? वैसा ही यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा कम होना चाहिए, और वो कितना होगा? तो वो dp अमाउंट कम होगा, दैट मींस यहाँ पे dp टेंड्स टू जीरो। क्लियर है? इसको नोट कर, फिर से मैं बता रहा हूँ कि कंप्रेशन चाहिए तो बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम, लेकिन कितना ज्यादा? इफ यू वांट टू हैव द प्रोसेस इन रिवर्सिबल मैनर, तो डिफरेंस इनफाइनेटिसमली स्मॉल होना चाहिए, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा बोला है मैंने, दैट शुड बी टेंडिंग टू जीरो, ओके? वैसा ही एक्सपेंशन के टाइम पे बाहर का प्रेशर कम होना चाहिए अंदर से, तो अगर अंदर का प्रेशर पी है तो बाहर का प्रेशर उससे छोटा होना चाहिए, लेकिन वो डिफरेंस अगेन शुड बी टेंडिंग टू जीरो, मतलब पी की जगह अगर अंदर का प्रेशर पी मेंटेन किया है, 1 मेंटेन किया है, तो बाहर का प्रेशर 0.99999999 ऐसा कुछ मेंटेन करना है। सो दैट्स व्हाई मैंने लिखा पी माइनस डीपी, थ्योरेटिकली इट शुड बी टेंडिंग टू जीरो, दैट डिफरेंस, ठीक है? इसको नोट कर। ड्राइविंग अपोजिंग, फिर से मैं बता रहा हूँ, ड्राइव का मतलब क्या? जो प्रोसेस को सपोर्ट करे। अपोजिंग का मतलब क्या? जो प्रोसेस को अपोज करे। जब ढक्कन ऊपर जा रहा है, तो ढक्कन के ऊपर जाने को सपोर्ट कौन करता है? जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो एक्सपेंशन के लिए अंदर का प्रेशर इज सपोर्टिंग इट, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में कौन फोर्स लगा रहा है? इंटरनल प्रेशर। लेकिन जब ढक्कन ऊपर जा रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है? दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर, है ना? दैट्स व्हाई इंटरनल प्रेशर इज ड्राइविंग फोर्स फॉर एक्सपेंशन, एक्सटर्नल प्रेशर इज अपोजिंग फोर्स फॉर दिस एक्सपेंशन। वैसे ही कंप्रेशन में ढक्कन नीचे जा रहा है, ढक्कन नीचे जाने का मतलब क्या? जो नीचे गैस है वो ऊपर की तरफ प्रोसेस फोर्स लगा रहा है, तो नीचे जाने को वो अपोज कर रहा है, तो इंटरनल प्रेशर इज द अपोजिंग फोर्स। ऊपर से कौन फोर्स लगा रहा है? तो एक्सटर्नल प्रेशर, तो दैट्स व्हाई एक्सटर्नल प्रेशर इज द ड्राइविंग फोर्स। हाँ, दिस इज फॉर रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही है, ये जनरल है, हमेशा ये वैलिड होगा। बट अगर तुम रिवर्सिबल मैनर में रखना चाह रहे हो, तो दिस शुड बी द कंडीशन। अरे एंड में मान लो तुम्हारा तुमको 1 से 2 पे लेके जाना था, तुम 1.999999
पे हो और बाहर का प्रेशर 2 है, मतलब 1.999999 जैसा था, और उसको तुमको 2 को अप्रोच करना है, अभी आगे नहीं लेकर जाना है, तो 2 पे ही छोड़ दो, तो 2 पे आके वो रुक जाएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो गया। तो अल्टीमेटली इट शुड कम एट इक्विलिब्रियम। रिमेंबर दैट, मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, और इट इज एप्लीकेबल टू द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ड्यूरिंग अ प्रोसेस, लेकिन उसमें इनिशियल एंड फाइनल शुड बी आल्सो एट इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसकी बात आगे हम लोग करने वाले। हाँ, इरिवर्सिबल के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो खेलना है खेलो ना। अंदर का 1 है, तुम्हारी मर्जी, तुमने 1.5 कर दिया, जब ये 1.5 पे आया तो तुमने बाहर का प्रेशर 2 कर दिया, या फिर तुम एक ही बार में 2 कर दो, है ना। इट कैन बी कांस्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी कांस्टेंट, बट यू कैन प्ले इट विद आल्सो, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, 1 है, तुमने बाहर का 1.2 करके छोड़ दिया, फिर 1.2 पे पहुंचा तो फिर तुमने 1.5 कर दिया, फिर 1.5 पे पहुंचा, फिर तुमने 2 कर दिया, तो फाइनली वो 2 पे पहुंच जाएगा। बट इतना काय को करना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में जो तुमको मिलेगा, इट विल बी लाइक कि बाहर का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, अगर तुमको 2 पे पहुंचाना तो बाहर का प्रेशर 2 करके वो छोड़ दे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन। बट इन रियल लाइफ यू कैन डू एनीथिंग विद दैट सिस्टम। तो रिवर्सिबल मैनर में द गेम विल हैव अ पर्टिकुलर रूल दैट वो डिफरेंस तुमको इनफाइनेटिसिमली स्मॉल ही मेंटेन करना है। इसका मतलब जैसे जैसे अंदर का प्रेशर चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे बाहर का प्रेशर तुमको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इसी में एक नोट लिख लेंगे, राइट डाउन, कि इन रिवर्सिबल मैनर ऑफ प्रोसेस, इफ द इंटरनल pressure is changing, then external pressure must also be changed, so that the difference, so that infinitesimally small difference is maintained. Clear है? Any doubt up to this point? चलो इसको नोट कर जाओ, याद करो ना, जैसे जैसे 1 से 2 की तरफ अंदर का प्रेशर बढ़ता था, बाहर के प्रेशर को भी तुमको चेंज करना पड़ता था ना। ये क्या लिखा है, सो दैट इनफाइनेटिसिमली स्मॉल डिफरेंस इज मेंटेन, मतलब अंदर का 1 तो बाहर का 1.000001, अंदर का जैसे 1.000001 जैसा हुआ तो बाहर का 1.000002 कर दिया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जैसे जैसे अंदर का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, बाहर का प्रेशर भी चेंज हो रहा था ना। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू रिकॉग्नाइज कि प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है, मतलब जैसे जैसे अंदर का प्रेशर चेंज होगा, बाहर के प्रेशर को भी इस तरीके से ऐसा रैंडम चेंज नहीं करना, इस तरीके से चेंज करना होगा, so that infinitesimally small differences maintained, that means this condition or this condition should be valid, है ना। ओके, व्हाट इज डिफरेंट इन इरिवर्सिबल, इसकी बात आगे हम लोग करेंगे। ऑब्वियसली वहां पर फाइनाइट डिफरेंस मेंटेन हो गया ना, तो सारे पॉइंट जो 5 पॉइंट इधर लिखे थे वैसे ही 5 पॉइंट उधर भी लिखेंगे, लेकिन पहले अभी रिवर्सिबल को अच्छे से समझ लेते हैं। अब रिवर्सिबल में ये एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा था प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो कूलिंग और हीटिंग किस वजह से होगा, मतलब हीट का एक्सचेंज किस वजह से होगा, कौन से डिफरेंस की वजह से होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। वेरी गुड। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल कूलिंग और हीटिंग, ये दोनों चीजें साथ में भी हो सकती हैं। जैसे मान लो अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है जिसमें दोनों चीजें वेरी कर रही हैं, तो दोनों चीजों को साथ में करना पड़ेगा। अगर कोई एक चीज हो रही है, जैसे आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट है, बट उसमें अगर कूलिंग या हीटिंग करवाना है रिवर्सिबल मैनर में, यू हैव टू फॉलो दिस कि यहाँ पे इफ देयर इज प्रोसेस इज
एंडोथर्मिक, इसमें हीटिंग बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड दूसरा प्रोसेस हो सकता है एक्सोथर्मिक, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि हीट रिलीज हो। इस प्रोसेस में एंडोथर्मिक अभी होगा जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, अंदर का टेम्परेचर कम होगा, तभी तो अंदर की तरफ हीट आएगा, है ना? क्लियर है? वैसा ही प्रोसेस एक्सोथर्मिक करना है, मतलब यू वांट कि अंदर से बाहर हीट जाए, तो अंदर का टेम्परेचर ज्यादा, बाहर का कम रहेगा, तो टी एक्सटर्नल लेस देन टी इंटरनल, है ना? अगेन एक्सटर्नल इंटरनल मत पढ़ना, टी एक्सटर्नल टी इंटरनल ना। अब इसमें क्या है, अगेन ये जो डिफरेंस होना चाहिए, अगेन इनफाइनेटिसमली स्मॉल होना चाहिए, जहां जहां टी है वहां वहां टी कर, ठीक है? वैसा ही इंटरनल टेम्परेचर अगर टी है, तो एक्सटर्नल टेम्परेचर शुड बी टी माइनस डी, तभी जाके देयर विल बी रिवर्सिबल कूलिंग, ठीक है? तो यहां भी वैसा ही एक नोट बन जाएगा, इन रिवर्सिबल मैनर ऑफ प्रोसेस इफ इंटरनल टेम्परेचर इज चेंज, then external temperature must also be changed so that infinitesimally small difference is maintained. चलो नोट कर जाओ इसको भी। क्या बोला है, अगेन फिर से मान लो अंदर का टेम्परेचर 100 है और तुमको उसको 200 पे लेके जाना है। इरिवर्सिबल मैनर क्या होगा कि बाहर का टेम्परेचर 200 कर दो, ताकि और मेंटेन रखो, बाहर का टेम्परेचर 200 पे मेंटेन रखो, अंदर की तरफ हीट जाता जाएगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वो अल्टीमेटली 100 से 200 पे पहुंच जाएगा। बट दैट इज इरिवर्सिबल मैनर ऑफ कैरिंग दिस प्रोसेस। बट अगर मुझे रिवर्सिबली इसको हीट करना है, मतलब रिवर्सिबली इसका टेम्परेचर 100 से 200 लेके जाना है, इफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 100, मैं बाहर क्या करूंगा, 100.0000001 रखूंगा। क्या होगा, अंदर की तरफ हीट जाएगा, वो टेम्परेचर इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा, तब तक हीट जाता रहेगा जब तक टेम्परेचर इक्वलाइज ना हो। लेकिन जैसे वो इक्वलाइज होने वाला रहेगा, तो बाहर का टेम्परेचर फिर से 100.0000002 कर दूंगा, फिर से हीट अंदर जाता रहेगा और टेम्परेचर अंदर का बढ़ते रहेगा। तो ये जो मैनर है ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इट विल बी कॉल्ड रिवर्सिबल हीट, ठीक है? वैसे ही मान लो 100 है और अंदर का 100 है, जिसको 50 पे लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 अंदर का है, बाहर का मैं 99.999999 मेंटेन करूंगा। जैसे वो 100 से 99.999999 की तरफ बढ़ने लगेगा, एंड में 9 की जगह में 8 मेंटेन करने लगूंगा एक्सटर्नल। इस तरीके से वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, बट दिस प्रोसेस इज कैरीड इन रिवर्सिबल, है ना? लेकिन अगर मुझे इरिवर्सिबल में करना होता तो क्या करता मैं, 100 अगर अंदर का है, मुझे उसको 50 पे ले जाना है, मैं उसको एक ऐसी चीज से कनेक्ट कर दूंगा जिसका टेम्परेचर 50 पे मेंटेन है, तो अल्टीमेटली अंदर वाला भी 50 पे आ जाएगा ना। बट दिस इज इरिवर्सिबल, है ना? Perfectly reversible is not practically possible because difference should be tending to zero बोल रहा है ना, तो tending to zero का कोई लिमिट नहीं हो कितना छोटा, so that's why practically perfect reversible is not possible, but very near to reversible is possible। जितना छोटा डिफरेंस मेंटेन करोगे उतना ज्यादा रिवर्सिबल के क्लोज, है ना? चलो इसको नोट कर लिया सब लोगों ने, नोट कर लो फटाफट, नोट कर। अब इस पूरे रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल मैनर ऑफ कैरिंग द प्रोसेस का एक लास्ट नोट जो है वो क्या है कि देखो यहाँ पर पूरे टाइम जो तुम काम कर रहे हो, हर स्टेट में हम लोग बोले प्रैक्टिकली सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में है। और स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में याद करो मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो इट इज एप्लीकेबल टू अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, या फिर इट इज एप्लीकेबल फॉर अ प्रोसेस इन व्हिच सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना? तो स्टार्ट और एंड तो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, बट इफ द एवरी स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, देन हम लोग हर स्टेट को डिफाइन या डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। क्लियर पॉइंट? अगर इनिशियल फाइनल इक्विलिब्रियम है वो तो कहानी ठीक है, लेकिन बीच का भी हर स्टेट अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, और हर इंटरमीडिएट स्टेट को अगर हम लोग डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, इसका मतलब पाथ ऑफ द प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। क्लियर पॉइंट?
तो पाथ ऑफ द प्रोसेस डिस्क्राइब कर पाना का मतलब क्या है, उसका हर स्टेट डिस्क्राइब कर देना, इंटरमीडिएट स्टेट। इसका मतलब है तो अगर तुम्हारा प्रोसेस रिवर्सिबल मैनर में कैरी किया हुआ है, you can describe every intermediate state and hence you can describe the whole path of the process, है ना, mathematically or by graph, है ना, क्लियर है। सो इसी चीज को हम लोग आगे लिख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट। सो व्हाट वी आर राइटिंग इज, we'll be writing if a process is carried in reversible manner, if a process is carried in reversible manner, then each state, each intermediate state is also at equilibrium. Hence, the complete path of process. तो जब हम लोग बोलते हैं कंप्लीट पाथ ऑफ प्रोसेस, इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरमीडिएट states can be described, और डिस्क्राइब करने के दो तरीके होते हैं, मैथमेटिकली इक्वेशन के थ्रू या फिर ग्राफ, डिस्क्राइब मैथमेटिकली या डिस्क्राइब्ड बाय मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है, नोट कर जाओ इसको, एक इंपॉर्टेंट नोट है। तो इसका मतलब है कोई भी प्रोसेस अगर डिस्क्राइब किया हुआ है थ्रू अ ग्राफ एंड इनिशियल फाइनल के साथ साथ बीच में भी ग्राफ्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब पूरा कर्व या पूरा स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब दे आर सेइंग कि एवरी स्टेट इज इन इक्विलिब्रियम एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कोई ग्राफ ऐसा बोल दे कि P वर्सेस B कुछ ऐसा जा रहा है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, और इस तरीके से दिखा दिया, दैट मींस इट मस्ट बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये रिवर्सिबल हो गया। बट अगर ऐसा दिखा है कि P वर्सेस B, एक पॉइंट यहाँ है A और दूसरा पॉइंट यहाँ है B, but the path is not described, then it is irreversible. इरिवर्सिबल में सिर्फ इनिशियल और फाइनल दिखाएगा, क्योंकि वही दो स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, बाकी बीच वाले पता नहीं क्या। यस, ऑल स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम इन द रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में सिर्फ इनिशियल फाइनल दिखाया जाएगा, बीच की कहानी दिखाई नहीं, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट वैलिड टू दोज इंटरमीडिएट स्टेट्स। हाँ, तो पाथ अगर शो कर दिया तो रिवर्सिबल डेफिनेटली, ठीक है। तो इरिवर्सिबल में वो सिर्फ हमेशा इनिशियल टू फाइनल बताएगा, ए इनिशियल है, बी फाइनल है, बीच की कुछ नहीं चीजें दिखाई, ठीक है। क्लियर ना, सब लोगों को नोट कर लिया सब लोगों ने? चलो ओके, नाउ अब इतनी बात कर ली रिवर्सिबल की, तो इसी से रिलेट करते हुए इरिवर्सिबल के वही 5 पॉइंट, उसी का वही मिलता जुलता नोट्स हम लोग लिख सकते हैं, उसमें सारी कहानियां उल्टी हो जाएंगी, है ना। यहाँ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर फाइनाइट डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना। यहाँ पर प्रोसेस एक्सेसिवली स्लो है, वहां पे प्रोसेस फास्ट होगा। यहाँ पे इनफाइनाइट स्टेप्स एंड इनफाइनाइट टाइम ले रहा है, वहां फाइनाइट स्टेप्स एंड फाइनाइट टाइम लेगा। इंटरमीडिएट स्टेट्स में सिस्टम विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, एंड देन अल्टीमेटली फाइनली जो बोला, जैसे रिवर्सिबल में एट एवरी स्टेट इट कैन बी रिवर्स्ड एग्जैक्टली बाय चेंजिंग द ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स बाय इनफाइनाइट स्मॉल। यहाँ पर इरिवर्सिबल में तुम रिवर्स नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली, है ना। तो यही पांचों पॉइंट है, और छठा पॉइंट जो ये नोट लिखा है वैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर यू कैन नॉट डिस्क्राइब द पाथ, है ना। तो यही सब चीजें हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं फॉर इरिवर्सिबल। सो इरिवर्सिबल मैनर में अगर तुम कोई प्रोसेस कैरी करोगे तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, when
process is carried in irreversible manner. वही पांचों पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिख जाते हैं। पहला है यहाँ पे ये फाइनाइट डिफरेंस के साथ आएगा। दूसरा वहां पे बोला था एक्सेसिवली स्लो होता है जिसको क्वाजी स्टैटिक भी बोल रहे थे, यहाँ पर फास्ट। सेकेंड थर्ड पॉइंट इज वहां पर हम लोगों ने बोला था कि इसमें इनफाइनाइट स्टेप्स आएंगे और इनफाइनाइट टाइम लेगा थ्योरेटिकली, यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, दैट इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट वहां पे बोला था सिस्टम सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में है ड्यूरिंग द प्रोसेस, होल प्रोसेस, है ना। यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम एंड तो वहां पर हर स्टेज में, हर स्टेट पे उसको एग्जैक्टली रिवर्स किया जा सकता था बाय स्लाइटली चेंजिंग द ड्राइविंग और द अपोजिंग फोर्स। यहाँ पे उसको नहीं कर सकते, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल हो, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, बीच में नहीं डिफाइन करते, बीच में क्या टेम्परेचर है क्या प्रेशर है इसकी बात नहीं करते। इसलिए मैंने दो पॉइंट सिर्फ दिखा था, इनिशियल एंड फाइनल, बीच में क्या चल रहा है वी डोंट। ठीक है, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज स्टेजेस, है ना। सो दैट्स व्हाई लास्ट पॉइंट, व्हाई इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, because we are saying the process cannot be exactly reversed। ठीक है, नोट कर जाओ सारे पॉइंट। पॉइंट 5 is the process cannot be exactly reversed by changing the driving or the opposing force by an infinitesimally small amount। जो हम लोग रिवर्सेबल में कर पाते थे वो काम यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ जी, टाइम का कैलकुलेशन का मतलब ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस, जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं करेंगे, वो हम लोग काइनेटिक्स की बात करते हैं कि स्पीड ऑफ द प्रोसेस या स्पीड ऑफ द रिएक्शन की बात जब हम लोग करते हैं दैट इज काइनेटिक्स। वो चीज हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करते हैं। लेकिन जैसे स्टेप है, मान लो अंदर का प्रेशर 1 है, बाहर का 2 लेके जाना है, तो अंदर का प्रेशर 1 से 2 करना है, तो मैंने बाहर का भी ये कर दिया 2, तो दिस इज जस्ट वन स्टेप, है ना। एक स्टेप में वो 1 से 2 जाएगा ना। अगर मुझे उसी को 2 स्टेप में करना है, तो मान लो अंदर का 1 है, बाहर का मैंने पहले 1.5 किया, और फिर जब वो 1.5 पहुंच गया तो फिर मैंने उसको 2 कर दिया, तो वो भी 2 पे पहुंच गया, तो दिस इज 2 स्टेप, है ना। तो इस तरीके से हम लोग वी कैन डिसाइड कि हाउ मेनी स्टेप्स वी आर विलिंग टू कैरी। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि मैं उसको 1.5 एग्जैक्टली करूं, हो सकता है मैं 1.2 कर दूं और फिर 2 कर दूं, हो सकता है मैं 1.8 कर दूं और फिर 2 कर दूं, है ना। तो देयर कैन बी मल्टीपल वेज। हाँ, तो इसमें पाथ नहीं दिखा सकते क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेट्स आर नॉट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड और डिस्क्राइब्ड बिकॉज दे आर नॉट द इक्विलिब्रियम स्टेजेस, है ना। तो इंटरमीडिएट स्टेजेस जब इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स ऑफ दोज इंटरमीडिएट स्टेजेस। दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे कि इसमें पाथ सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट्स को बता सकते हैं, उनके बीच के स्टेजेस को हम लोग का पाथ हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, है ना। हाँ, इट इज एज पर आवर विश कि हम लोग क्या चाहना है, कितना वर्क कैरी आउट करना है, ये सब चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, वर्क क्या होता है उसके हिसाब से वी कैन डिसाइड। क्वेश्चन में नॉर्मली तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, नॉर्मली अगर इरिवर्सिबल है तो 1 स्टेप दिया जाता है, समटाइम्स एडवांस में 2 स्टेप या 3 स्टेप की बात की जा सकती है। ठीक है, बट नॉर्मली कुछ नहीं दिया हुआ है, मान लो अंदर का प्रेशर 1 है और उसको इरिवर्सिबली कैरी करके उसके प्रेशर को 2 लेके जाना है, तो वी से दैट कि हम लोगों ने बाहर का प्रेशर 2 मेंटेन किया। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर इज 280। ओके, चलो जो इंपॉर्टेंट नोट की बात मैंने रिवर्सिबल के टाइम की थी, यहाँ भी उससे रिलेटेड दैट इंपॉर्टेंट नोट, जैसे मैंने स्टेप कहा तो उसमें हमेशा इनिशियल और फाइनल में आएगा। तो ऑफ ईच स्टेप, जैसे मैंने बताया था, अगर मान लो 1 से डायरेक्ट 2 पे पहुंचा है, मतलब बाहर का प्रेशर 2 मेंटेन है, तो इट इज जस्ट हैविंग वन स्टेप, उसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेप दिखाते हैं, बाहर का बीच का कुछ भी नहीं दिखाते, है ना। चलो नाउ, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है जस्ट समराइज इट कि क्या क्या देखा हम लोगों ने। हम लोगों ने बात की कि अपना एक सिस्टम होगा व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज आवर सिस्टम, एंड एवरीथिंग एल्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज द सराउंडिंग। उस सिस्टम की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, क्वांटिटीज होंगी, फिजिकल क्वांटिटी, जिसके थ्रू हम लोग उसको डिस्क्राइब, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। उन प्रॉपर्टीज, सेट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम को एक गिवन इंस्टेंस में उसका स्टेट बोलते हैं। और अगर वो स्टेट चेंज होता है, मतलब उसकी एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी चेंज होती है,
तो हम लोग कहते हैं कि सिस्टम हैज अंडरगोन टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस इनफाइनाइट तरीके के हो सकते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, साइक्लिक, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस थे जिनकी बात की हम लोगों ने। और साथ ही में बात की ये सारे प्रोसेसेस दो तरीके से, दो मैनर में कैरी किए जा सकते हैं, रिवर्सिबल मैनर एंड इरिवर्सिबल मैनर। अब ये सारी चीजें जितनी हम लोगों ने देखी है, उन सब चीजों का एप्लीकेशन क्या होने वाला है, मतलब इन सब कहानियों में हम लोग ढूंढ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स को, मतलब एनर्जी के ट्रांजैक्शन को। ठीक है, देन वी नीड टू डील विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एनर्जी का लेना देना क्या होने वाला है ड्यूरिंग दिस ऑल द प्रोसेसेस व्हिच अ सिस्टम इज गोइंग टू अंडरगो। उस पूरी कहानी को जब हम लोग देखेंगे एनर्जी के टर्म्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहने को चार लॉ बोलते हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम लोग मेनली बहुत डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ने वाले हैं। जीरो एंड थर्ड में एंड में बताऊंगा, बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट जानना है, उससे रिलेटेड थोड़ी सी चीजें जाननी है बस, तो वो हम लोग बिल्कुल एंड में कवर करेंगे। जो स्टार्ट में अभी हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज, अच्छा जीरो लॉ बता दिया फिजिक्स में तो काफी अच्छी बात है ना, जीरो लॉ बता दिया तो टेंशन ही नहीं है। वैसे मैं कहोगे तो एंड में लिखवा दूंगा, बट फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लॉ वहां पे फिजिक्स में भी बताया जाएगा, केमिस्ट्री में बताते हैं। सेकंड लॉ बहुत ही लिमिटेड वे में फिजिक्स में बताएंगे, यहाँ बहुत ज्यादा डिस्क्राइब्ड वे में होगा। और फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ दोनों की कहानी वहां फिजिक्स में सिर्फ प्रोसेसेस के लिए बताई जाती है, रिएक्शंस के लिए नहीं बताई जाती है। यहाँ चूंकि हम लोगों को थर्मोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, फेज चेंज, इन सब में भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को अप्लाई करने वाले हैं। दैट इज मेनली फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं फॉर रिएक्शंस। ठीक है, तो अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट लॉ। बहुत सिंपल सी चीज है, एनर्जी का हिसाब किताब। मान लो तुमको गल्ले की दुकान पे बिठा दिया गया, एक शॉप पे बिठा दिया गया, रोज की कमाई देखनी है। मान लो मैंने तुमको 1000 रुपये देके एक दुकान पे बिठा दिया। अब बोला जो कमाई आए, जो देना पड़े, कुछ देना भी पड़ेगा तुमको। मान लो तुमने कुछ सामान खरीदा तो तुमको पे करना पड़ेगा। तुमसे तुमसे किसी ने सामान खरीदा है तो तुमको कुछ वो पे करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ मनी, मान लो तुमको मैंने 1000 रुपये दिए, और तुमको फिर स्टार्ट में, दिन के स्टार्ट में तुमको 1000 रुपये दिए। कुछ लोग आए, सामान खरीद के गए, उन लोगों ने सब मिला के तुमको 2000 रुपये और दे दिए, और उसमें से तुमने 500 रुपये खर्च भी किए, मतलब किसी को पे भी किया। तो ये 1000 का क्या हो गया? तुमने बेस स्टार्ट किया था 1000 से, किसी ने इसमें 2000 और दिए, और किसी ने इसमें 500 ले ली, तो नेट कितना हो गया एट द एंड ऑफ डे? 1000 में 2000 ऐड हुआ, 3000, और 500 कम हो गया। तो नेट जो है, इसको देखोगे नेट, ये टोटल प्लस 1500 हो गया, मतलब ये फाइनली 2500 पे चला गया ना। ओके, अगर ये आता है तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट। ठीक है, यहाँ रुपये की जगह एनर्जी। ठीक है, तो यही जो हिसाब किताब हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड फर्स्ट। तो इसके बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट्स है। अच्छा, ये क्या कर रहा हूँ मैं? एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ मनी कंजर्व कर रहा था, ये पर मैंने बोला एनर्जी बोल दो कि तुम्हारे पास 1000 जूल एनर्जी है, कहीं से तुमने खा पी के 2000 जूल और एनर्जी जमा कर ली, और तुमने उछल कूद के 500 जूल एनर्जी खर्च कर दी। तो एट द एंड ऑफ डे तुम्हारे पास 2500 जूल एनर्जी बची हुई रहेगी, है ना। सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, but this time we are going to apply it to a system, a particular system, है ना। So this is nothing but law of conservation of energy. So that is our first. It is law of conservation of energy applied to given thermodynamics. ठीक है, दैट्स वन थिंग। इसका मतलब क्या है? सिस्टम की जो अपनी इंटरनल एनर्जी रहती होगी, उसका नेट इंक्रीज या डिक्रीज देखने के लिए तुम देख लो कि उसने कितनी नेट एनर्जी रिसीव और रिलीज की है। तो नेट रिसीव और रिलीज एनर्जी का जो नेट इफेक्ट आएगा, ऑल द रिसीव एंड रिलीज एनर्जी का जो नेट इफेक्ट आएगा, दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द नेट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी।
So the statement will be the net change. तो अलग अलग तरीके से वो एक्सपेंड एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है. इन सम फॉर्म इट कैन रिसीव सम एनर्जी, इन सम फॉर्म्स इट कैन रिलीज सम एनर्जी. ओके, पहली बात है इन सारे लॉज का कोई प्रूफ नहीं है, कैन नॉट बी प्रूफ, बट इनका कोई एक्सेप्शन भी नहीं. दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉज विदाउट हैविंग एनी प्रूफ. तो लोगों ने, किसी ने इसको प्रूफ नहीं किया है. लोगों ने ये बेस्ड ऑन द ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ओल्ड टाइम से आती जा रही है. इस सिस्टम में एम्प्लॉय करने का क्रेडिट जो होता है नॉर्मली जूल वगैरह को दिया जाता है. सो इट इज नॉट वेरी मच नेसेसरी कि किसने दिया था, क्योंकि ये बहुत ही टाइम से आता रहा है. थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर कहो तो पहली बार शायद जूल ने इसको एक्सप्रेस किया था. बट it is nothing but a law of conservation of energy. क्यों बोला law of conservation of energy? Because energy is not created, is neither created nor destroyed in this process, है ना. एनर्जी का टोटल हिसाब किताब क्या बोला. एक मेरे पास, मान लो जैसा मैंने बताया कि मेरे पास पहले एक पेन था, किसी ने आया और मुझे 2 पेन और दे दिए, और उसमें से, या फिर 3 पेन और दे दिए, और उसमें से किसी ने एक पेन छीन ली. मैं पूरे पेन का हिसाब किताब कर पा रहा हूँ ना, कि एक था, 3 आया तो 4 हो गया, उसमें से एक चला गया तो 3 हो गया. तो इसमें से पेन कहीं भी डिस्ट्रॉय या जनरेट नहीं हुआ, है ना. तो इसका मतलब है दिस इज कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ पेन. तो वैसा ही जब हम लोग एनर्जी के टर्म में पूरा हिसाब किताब कर पा रहे हैं, तो एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हुआ है, ना ही जनरेट हुआ है. तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना. अब यहाँ पर ये जो एक्सचेंज होने वाला है एनर्जी का, इसके बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा ये बहुत सारे फॉर्म को क्या करते हैं ना, जैसे कुछ लोगों को मैं अच्छा बता देता हूँ और बाकी सब जो है ना वो बुरे. अलग अलग तरीके के बुरे हो सकते हैं ना, बुराइयां तरह तरह की हो सकती है, उसके हजारों तरीके हो सकते हैं. बट मैंने बोला कि ये सामने वाला बच्चा जो है वो अच्छा है और बाकी सब बुरे. तो 2 कैटेगरी आ गई, एक अच्छा और एक बुरा. अब बुरे में बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं. वैसा ही एनर्जी एक्सचेंज के लिए, या फिर मैंने बोला एक कलर बोल दिया रेड, और बोला बाकी सब नॉन रेड. नॉन रेड कैन बी ऑरेंज, नॉन रेड कैन बी ब्लैक, नॉन रेड कैन बी व्हाइट. तो मैंने 2 फॉर्म बनाए. ऐसा नहीं कि 2 ही है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से 2 कैटेगरी बना दी है, एक रेड और एक नॉन रेड. जो रेड नहीं है वो सबको नॉन रेड में रख देंगे ना. वैसा ही इन ऑर्डर टू हैव दैट टाइप ऑफ कन्वीनियंस, क्या बोला कि एनर्जी एक्सचेंज के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फॉर आवर कन्वीनियंस उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे. एक वो एक्सचेंज जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, उस एक्सचेंज का नाम दे दिया हीट. ठीक है, जो एनर्जी का एक्सचेंज टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, उस एक्सचेंज को बोला हीट. एंड जो एक्सचेंज अदर देन ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होने वाला है, उसके अलावा जितने एक्सचेंजेस हैं उन सब का एक दूसरा नाम दे दिया वर्क. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो एनर्जी एक्सचेंज है उनको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. तो 2 पार्ट क्या है, एक को बोला हीट, एंड बचे हुए सब को बोल दिया वर्क. अब इसमें से हीट क्या है, वर्क क्या है. तो हीट बोला वो एनर्जी एक्सचेंज, वो सारे एनर्जी एक्सचेंजेस जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होते हैं उनको हीट बोला, और इनके अलावा कोई भी एक्सचेंज होगा तो वो तुम्हारा वर्क. सो हम लोग क्या बोलेंगे, हीट इज द एनर्जी exchange between system and surrounding due to difference in their temperature. All the other exchanged energy are called work. ठीक है, इसको नोट कर जाओ, इसको समझेंगे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग. पहले इसको नोट. क्या बोला इसमें, मान लो मेरे पास कुछ एनर्जी, ठीक है, अभी राइट नाउ आई एम हैविंग सम एनर्जी. नाउ अब मेरे बॉडी का टेम्परेचर मान लो अभी 22 डिग्री सी है, और बाहर का टेम्परेचर थोड़ी गर्मी बढ़ रही है 28 डिग्री सी. क्या होगा, माय बॉडी विल स्टार्ट रिसीविंग हीट फ्रॉम माय सराउंडिंग, है ना.
28 और 22 के डिफरेंस की वजह से हीट विल बी फ्लोइंग इनसाइड माय बॉडी, है ना? क्लियर पॉइंट ना? तो इस ये जो एनर्जी आई बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस, उसको बोला हीट, ठीक है? बट अभी मैं खाना खाने लगा, उसके खाने के कंबशन की वजह से कुछ एनर्जी मिलेगी, तो वो हीट नहीं है, उसको वर्क में रख लिया। अभी मान लो किसी ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया, उसके कारण मेरे पास बॉडी आ गया, किसी ने धक्का दे दिया, उसके कारण मेरे शरीर में कुछ एनर्जी आ गई, दैट इज वर्क, ठीक है? तो ये सारी कहानियां जो है, इनमें से बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ओनली आया, उसको हीट बोल दिया, और बाकी सबको बोल दिया वर्क कहलाएंगे। उन वर्क में डिफरेंट टाइप के एनर्जी एक्सचेंज हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, वो मैकेनिकल हो सकता है, वो एक्सपेंशन कंप्रेशन का मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट वाला जो तुमको काइनेमेटिक्स के बाद पढ़ाया जाता है, मतलब काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स में जो न्यूटन्स लॉ में पढ़ाया जाता है, आगे जाके वर्क पावर एनर्जी में जो पढ़ाया जाता है, वो वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट वाला जिसको बोला जाता है, यहाँ पर उसको एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क बोलते हैं, ठीक है? तो अदर एक्सचेंजेस के टाइप्स हो सकते हैं, बट हीट क्यों आया, दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर को एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मानते हुए उसके डिफरेंस की वजह से जो आ रहा है एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, उसको सिर्फ हीट बोल दिया, बाकी सबको बोला मेरी मर्जी, मैंने सबको एक कैटेगरी में मान दिया, एवरीथिंग विल बी कॉल्ड वर्क, ठीक है? मैकेनिक्स में जो वर्क तुमको पढ़ाया जाता है, इट इज वन टाइप ऑफ वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एस का इंटीग्रल बताया जाता है या एफ डॉट एस बताया जाता है फाइनाइट फॉर्म में, दैट इज वन टाइप ऑफ वर्क हियर, व्हिच इज हियर कॉल्ड पीवी वर्क और एक्सपेंशन कंप्रेशन, ठीक है? नहीं तो हीट भी पढ़ना है, वर्क भी पढ़ना है। वर्क में एक पर्टिकुलर टाइप का वर्क हम लोग पढ़ेंगे, बट ये डेफिनेशन जानना जरूरी है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है उसको हीट बोलना है, बाकी सबको वर्क में इंक्लूड करना है, दैट इंफॉर्मेशन नोट कर लिया सब लोगों ने? चलो नाउ अब इसको मैथमेटिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनने वाला है इसका। तो दो तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसमें अब डिफरेंशियल फॉर्म हो सकता है और एक फाइनाइट फॉर्म। यहाँ पर जब तक हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, फाइनाइट फॉर्म यूज करेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें चीजें हर बार बदल रही, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस वगैरह की बात करते हैं, वहां बार बार कुछ चीजें बदल रही होती हैं, तो वहां पर हम लोगों को डिफरेंशियल फॉर्म लिख के फिर इंटीग्रेट करके यूज करना पड़ता है। वो कहानी हम लोग आगे करेंगे, बट राइट नाउ whatever is there that increase or decrease in internal energy, इंटरनल एनर्जी को याद करो, यू या ई से लिखा था हम लोगों ने, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जब एक ये जो है ये अप्लाई करते हैं एट एन इंस्टेंस, और ये कहाँ अप्लाई करते हैं? तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस के बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। मतलब ओवरऑल जानना है नेट इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, उसकी कहानी इधर है। और उसके बीच में चीजें बदल रही होती है, तो फिर उस बीच के चेंजेस को देखते हुए और ओवरऑल ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों को डिफरेंशियल फॉर्म यूज करना पड़ता है। सो यहाँ पर क्या फॉर्म आएगा? तो यहाँ हम लोग बोलते हैं सिंपली जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफरेंशियल फॉर्म है, इसलिए वहां पर हम लोग डी यू लिखेंगे या इसी को डी ई लिख दिया जाता है। दैट विल बी इक्वल टू हीट के फॉर्म में कितनी एनर्जी रिसीव या रिलीज की है, दैट इज डेल क्यू, एंड वर्क के फॉर्म में कितनी की है, दैट इज डेल डब्ल्यू। तो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म, इसी को हम लोग डीई भी बोलते हैं, यू और ई दोनों से इंटरव्यू को दिखाया जाता है। तो यहां जब बोलेंगे तो ये डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो दो फॉर्म आए, इन दोनों फॉर्म में ये Q क्या है और W क्या है, डेल Q क्या है, डेल W क्या है। तो ये Q और डेल Q ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट इंडिकेट, हीट। और W और डेल W जो इंडिकेट कर रहा है वो है एनर्जी एक्सचेंज इन फॉर्म ऑफ वर्क। वर्क का मतलब है एनी फॉर्म अदर देन हीट। और ये डेल डब्ल्यू, डेल यू और डी यू जो है, दैट इज चेंज इंटरनल, ठीक है?
नोट कर जाए इसको। डी या डी यू सेम है, ई या यू दोनों से इंडिकेट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। वैसा ही यहाँ भी डेल्टा यू को हम लोग डेल्टा ई भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं डेल्टा यू लिखा रहेगा, कहीं कहीं डेल्टा ई। वैसा ही यहाँ डी यू भी लिखा रहेगा या इसी को डीई भी लिखा, दोनों चीजें सेम। साफ नहीं कर, ठीक है, दोनों चीजें सेम है। ई या यू दोनों से इंडिकेट किया जाता है इंटरनल एनर्जी को, तो डेल्टा यू या डेल्टा ई दोनों लिख सकते हैं। इसका डिफरेंस आशिक, इसका डिफरेंस जानना है? डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंशियल एंड फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, मान लो एक गैस जो है उसका एक्सपेंशन हुआ और इस प्रोसेस में उसका टेम्परेचर भी कुछ चेंज हुआ है, तो ये पूरी कहानी जो हुई है उसमें बताओ कि इसका इंटरनल एनर्जी का नेट चेंज कितना है। ठीक है, दैट इज फाइनाइट फॉर्म। मतलब बिफोर प्रोसेस इसके पास ये प्रॉपर्टी थी, आफ्टर प्रोसेस ये प्रॉपर्टी थी, तो इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेट बताओ कितना हुआ बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस का डिफरेंस, दैट इज फाइनाइट फॉर्म। तो इस पूरे प्रोसेस में उसने कुछ हीट लिया होगा या हीट दिया होगा, रिलीज किया होगा, वर्क उस पे हुआ होगा या उसने वर्क किया होगा, वो सारी कहानी नेट बताओ कितना होगा। लेकिन उस नेट को जानने के लिए जब हम लोग बीच में चेंजेस हो रहे हैं, तो बीच में कभी ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है, कभी कम कर रहा है, इस तरह का अगर वेरिएशन हो, तो उस वेरिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन देखोगे जब मैं डिफरेंट प्रोसेसेस में फर्स्ट लॉ की बात करूंगा ना, तो वहां पर देखोगे इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, बट राइट नाउ जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसमें से तीन में से दो दिया जाए और तीसरा पूछा जाए, उसके लिए विल बी यूजिंग फाइनाइट। ठीक है, कि बिट फॉर द ओवरऑल प्रोसेस वी आर नोइंग जस्ट 2 आउट ऑफ 3, तो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। So the question is, किसी ने 70 बोला, किसी ने 170 बोला है, दोनों रॉन्ग। 190 ओके, -70 ओके, 170 नो। thermodynamics always remember there are three things important. वैल्यू तो important है, लेकिन वैल्यू must be with appropriate unit as well as with appropriate sign. This is a very important thing in thermodynamics. ये हमेशा याद रखोगे। दोनों में से एक भी चीज गड़बड़ की तुम्हारे पास रॉन्ग आंसर आएगा। नाउ मुझे बताओ, यहाँ पे सिस्टम ने वर्क के फॉर्म में एनर्जी रिसीव की है या रिलीज? वर्क के फॉर्म, देखो कुछ रिसीव बोलना है, कुछ रिलीज बोलना है, ध्यान से लैंग्वेज देखो। सिस्टम पे वर्क करना मतलब सिस्टम ने रिसीव किया है वो वर्क, सराउंडिंग ने उस पे किया है ना। सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई सिस्टम एनर्जी रिसीव करे तो उस इक्वेशन में जो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ का इक्वेशन बोला है, उसमें वैल्यू विद पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि W इज +50 जूल, वैल्यू with appropriate sign, with appropriate unit, with appropriate sign. हीट के फॉर्म में इसने एनर्जी रिसीव किया कि रिलीज की? रिलीज। सो Q will be -120 joule and that will give you the appropriate sign of delta U. So delta U, which is Q plus W, will be -120 plus 50. And that's why it is net -70 joule. तो अगर तुमसे इसका आंसर पूछा जाएगा, you'll be saying -70 जूल। काफी लोगों का आया था, वेरी गुड। नाउ इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसा बोला जा सकता है? डेल्टा यू नेगेटिव आने का मतलब क्या? वर्ड्स वाइज क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं इसका? सो हम लोग बोलेंगे कि द सिस्टम ठीक है, इज इट ओके? तो यहीं पे बात आ जाती है कि इस एक्सप्रेशन में साइन कैसे चूज करना है। तो ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसमें साइन कन्वेंशन क्या लेना है, इसकी बात कर लेते हैं। दैट विल बी द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये हीट क्या है, वर्क क्या है,
इंटरनल एनर्जी क्या है, उसके चेंज को कैसे देखेंगे, ये सारी डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। बस एक लास्ट आज का पॉइंट जो है दैट विल बी अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ दीज थिंग्स, है ना। तो रिलीज का मतलब है नेगेटिव साइन के साथ, रिसीव का मतलब है पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो अब ये वर्ड्स का बहुत खेल रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसी में बोलता ना, calculate the decrease in internal energy, then you will be reporting 70 joule because the internal energy is decreased by 70 joule, है ना। तो इस तरीके से हमेशा ये ध्यान में रखना है कि वर्ड्स क्या पूछ रहा है। सिंपली चेंज का मतलब इफ इट इज इंक्रीज पॉजिटिव वैल्यू, इफ इट इज डिक्रीज नेगेटिव वैल्यू। लेकिन अगर वर्ड बोल दे डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बताओ तो हम लोग 70। तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्लियर करना है। ये नोट कर लिया ना सब लोगों ने। चलो एक लास्ट पॉइंट जो है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन फॉर हीट, जो यहाँ डेल क्यू और क्यू एंड वर्क, जो यहाँ डेल डब्ल्यू और W। तो होता क्या है ना, जब हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं तो उसमें हीट रिलीज होता है ना, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब। सो दो तरीके से देख सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन फॉर डेल क्यू और क्यू, तो मान लो जो प्रोसेस है वो क्या है, उस प्रोसेस में वर्ड्स क्या क्या पूछे जा सकते हैं या फिर फर्स्ट लॉ में क्या लेना है वो ध्यान से। तो अगर पूछा गया हीट गिवन टू द सिस्टम या हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और दूसरा हीट रिलीज्ड और लॉस्ट बाय द सिस्टम, एंड लास्ट में सिंपली हीट बोले या फिर क्यू और डेल्टा क्यू इन द फर्स्ट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे साइन ऑफ हीट दैट मींस डेल क्यू और क्यू एंड du equals del q plus del w और डेल्टा u equals q plus w। इनमें साइन क्या लेना, इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक तो हीट गिवन टू द सिस्टम विल हैव पॉजिटिव साइन, heat given, heat released or lost by the system will have negative sign. And if you have to use the sign convention for this one, it will be same as this one हमेशा, ठीक है। ये इस एक्सप्रेशन में फिजिक्स वाले थोड़ा सा अलग बताएंगे फॉर वर्क, हीट के लिए दोनों का सेम है, वर्क के लिए वो फर्स्ट लॉ ऐसा नहीं बताएंगे, वो बताएंगे Q इक्वल्स डेल्टा U प्लस W बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ वर्क का साइन कन्वेंशन अलग है, वो कहानी वहां पर तुमको सिखाई जाएगी। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि the sign of del Q or Q will be same as the sign of heat given to the system, and that's why it will have positive। दूसरा, अगर पूछा जाए कि प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, सिस्टम हीट रिलीज करता है, तो सिस्टम ने कितना हीट रिसीव किया है तो वो नेगेटिव साइन आएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर से इट विल हैव नेगेटिव साइन, तो हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम विल हैव अ पॉजिटिव साइन। बट इफ यू हैव टू डिसाइड कि इस एक्सप्रेशन में क्या साइन लेना है, क्या करेंगे, ये वाला साइन उठाना है, दैट मींस विल बी, इसको नोट कर लो, वैसे ही वर्क की बात कर लेंगे। डन। चलो एक लास्ट जो है वर्क की बात कर लेंगे। डेल डब्ल्यू या डब्ल्यू का साइन क्या लेना है, उसके लिए प्रोसेस वर्क डन ऑन द सिस्टम, work done by the system and sign of work, that means del W or W in these expression। अगर ये पूछा जाए तो इस बार फिर से, अगर प्रोसेस कंप्रेशन हुआ, इसमें कहते हैं कि सिस्टम ने वर्क के फॉर्म में एनर्जी रिसीव की, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेना है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम का साइन नेगेटिव, साइन ऑफ वर्क इन दैट एक्सप्रेशन इन दिस एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव लेना है। अगर प्रोसेस एक्सपेंशन हुआ, देन
हम लोग बोलते हैं कि एक्सपेंशन में सिस्टम ने वर्क के फॉर्म में एनर्जी खर्च की है, सराउंडिंग पे वर्क किया है, दैट मीन सिस्टम ने एनर्जी खर्च की है, रिलीज की है, दैट्स व्हाई वर्क डन ऑन द सिस्टम विल हैव नेगेटिव साइन, वर्क डन बाय द सिस्टम विल हैव पॉजिटिव साइन। वर्क डन का साइन डेल्टा डब्ल्यू या डब्ल्यू का साइन पूछ दे तो इट विल बी सेम एज द साइन ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट इज नेगेटिव। इसको नोट कर लो। एक्सपेंशन में क्या बोला मैंने, मान लो ढक्कन ऊपर जा रहा है, तो अगर ढक्कन ऊपर जा रहा है तो सिस्टम फोर्स ऊपर लगा रहा है और ढक्कन भी ऊपर ही जा रहा है, उसका जो साइन होगा ना, वर्क आगे पढ़ाया जाएगा, एफ डॉट डीएस करके निकालते हैं, वो डॉट प्रोडक्ट आते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है उसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो गया ना, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया, दैट्स व्हाई इफ दैट डायरेक्शन इज हैविंग वैल्यू 0 डिग्री आ रहा है तो उसका पॉजिटिव साइन आएगा, 180 आ जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा ना। तो cos थीटा का वैल्यू 0 पर 1 आता है, cos 180 will become -1, that's why it is important to have that proper direction। तो जिस डायरेक्शन में सिस्टम फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं सिस्टम इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, तो नेगेटिव वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, है ना। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम एक्सपेंशन में हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव हो रहा है। अगर इस एक्सप्रेशन में डेल डब्ल्यू या डब्ल्यू का साइन डिसाइड करना है तो फिर डिसाइडेड बाय दिस थिंग, दैट इज विल हैव नेगेटिव साइन, क्योंकि सिस्टम इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज कर रहा है टू द सराउंडिंग। ठीक है, हाँ जी। अभी जो मैंने जिस टाइप के वर्क की बात की वो तो 0 एंड 180 पे बेस्ड है, बट इन जनरल प्रिंसिपल इज कि जब भी सिस्टम वर्क के फॉर्म में एनर्जी रिसीव करे विल गिव पॉजिटिव साइन, रिलीज करे नेगेटिव साइन, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिसीव करे पॉजिटिव साइन, रिलीज करे नेगेटिव साइन। ठीक है, दैट इज द साइन कन्वेंशन। ओके, तो दैट वाज द टुडेज कंटेंट अबाउट दैट थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट डे हम लोग इसी हीट वर्क एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिटेल वे में पढ़ेंगे, उनके जनरल डेफिनेशंस पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रोसेसेस में उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इस सारी कहानी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, चलो बाय।